Everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I am going to start the part 6 of the chapter number 4, that is agriculture of class 10 geography. अगर आपने प्रीवियस की पार्ट्स नहीं देखे हैं तो गो एंड वॉच दैट पार्ट्स फर्स्ट and then watch this video. Now let's start with the topic impact of globalization on agriculture. Globalization का agriculture के ऊपर क्या impact पड़ा, क्या असर हुआ? Globalization is not a new phenomena, कुछ नया नहीं है ये. It was there at the time of colonization. Colonization के टाइम पर भी था ये. In the 19th century when European traders came to India, जब European traders India आए उस टाइम पर भी था. इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर एनकरेज टू ग्रो दिस क्रॉप. तो इंडिया के जो मसाले थे वो बाहर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करे जा रहे थे और जो फार्मर्स थे साउथ के उनको ज़बरदस्ती फोर्स करा जा रहा था कि वो इस क्रॉप्स को या मसालों को क्या करें, ग्रो करें. टिल टुडे इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया. और अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है जो एक्सपोर्ट होता है हमारी कंट्री से. During the British period, cotton belts of India attracted the British and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industry. तो जो ब्रिटिश पीरियड था उस टाइम पे जो कॉटन प्रोडक्शन था हमारी कंट्री में उसने ब्रिटिशर्स को अट्रैक्ट करा और वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे कॉटन को ब्रिटेन में. वहाँ पे वो जो उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसमें वो यूज़ करते थे हमारी कंट्री का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया. तो आप देख सकते हैं मैनचेस्टर और लिवरपूल की जो इंडस्ट्रीज थी वो भी फ्लरिश तभी हो पाई किसकी वजह से, इंडिया के कॉटन की वजह से. यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार. दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज फार्मर ऑफ दैट रीजन वर फोर्स टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री विच वर लोकेटेड इन ब्रिटेन. आपको याद होगा चंपारण मूवमेंट जो 1917 में बिहार में हुआ था उसमें यही रीज़न था, जो फार्मर्स थे उनको ज़बरदस्ती कहा जा रहा था वो इंडिगो का प्लांटेशन करें क्योंकि जो है ज़रूरत थी ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिगो की. तो ये ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो फार्मर्स हैं वो इंडिगो जो है अपनी लैंड पर प्लांट करें. दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन टू सस्टेन देयर फैमिलीज. और उनको जो है फूड ग्रेन उगाने या ग्रो करने नहीं दिया जा रहा था अपनी ही लैंड पर. अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990 द फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस. बट जब ग्लोबलाइजेशन आया तो 1990 के बाद बहुत ढेर सारे चैलेंजेस सामने आए फार्मर्स के. डिस्पाइट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड स्पाइसेस, our agriculture products are not able to compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. तो इतनी ढेर सारी चीज़ें हमारी कंट्री में फिर भी हम कम्पीट नहीं कर पा रहे थे दूसरी कंट्री से क्योंकि उनके पास हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर था या फिर टेक्निक्स आप कह सकते हो हमसे ज़्यादा बेहतर थी. टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स. टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स. कह रहे हैं अभी जो है इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो दो राय पे क्रॉस रोड्स पे यानी अभी वो बीच में है सिचुएशन के और इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए हमारे एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाने के लिए. और ये हमारा मेन एम होना चाहिए कि हमें इम्प्रूव करना है कंडीशन को स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की. द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस्ड मच बट टुडे इट्स अंडर. ग्रीन रेवोल्यूशन ने बहुत ढेर सारी प्रॉमिस करी बट अभी भी जो है ये अंडर कंट्रोवर्सीज है. इट इज़ बीइंग एलीग्ड दैट इट हैज़ कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ केमिकल. और ये भी कहा जाता है कि इल्ज़ाम लगाया गया, आप कह सकते हैं कि इसने जो है कॉज करा लैंड को डिग्रेड कराया है क्योंकि इसको ओवर यूज़ करा है केमिकल्स के थ्रू. ड्राइंग एक्वाफायर्स एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी. द की वर्ड टुडे इज़ जीन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो अभी जो की वर्ड है वो जीन रेवोल्यूशन है जिसका मतलब है जेनेटिक इंजीनियर से रिलेटेड है. जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स. क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग ने जो है इन्वेंट करे हैं हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ सीड्स. कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफाइड सीड यूज्ड वास्टली इन इंडिया. ये आपकी एक्टिविटी है, आप फाइंड आउट करिए. इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच इन वोग. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत फैशन में है टुडे बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स. क्योंकि इसमें केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड. हैंस इट डज़ नॉट अफेक्ट एनवायरनमेंट इन अ नेगेटिव मैनर. तो आप कह सकते हैं ये एनवायरनमेंट को नेगेटिव मैनर में अफेक्ट नहीं करते हैं. A few economists that think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holding that grows smaller. तो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं उनको लगता है कि इंडियन फार्मर जो हैं उनका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा नहीं है अगर वो कंटिन्यू करते रहे फूड ग्रेन्स को ग्रो करना, वो भी जो है छोटी
मतलब स्मॉल लैंड आप कह सकते हैं, उस पर इस दैट ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइजेस। मतलब जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो हमारे पास कम है और पॉपुलेशन हमारी राइज हो रही है। अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारे फार्मर्स का क्या होगा। येस, इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 833 मिलियन। तो हमारी रूरल पॉपुलेशन इतनी है 2011 के फिगर से, विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, जिसको 250 हेक्टेयर लैंड चाहिए, एंड एवरेज ऑफ लेस देन हाफ अ हेक्टेयर पर पर्सन। तो आप कह सकते हो अगर एवरेज की बात करें तो हाँ, एक हाफ हेक्टेयर से कम हर पर्सन को चाहिए लैंड। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न। तो उन्हें अपनी क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, तो हाई वैल्यू क्रॉप्स उनको उगाना चाहिए। दिस विल इंक्रीज इनकम्स, जिससे इनकम आएगी, एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कम होगा। साइमल्टेनियसली बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जट्रोफा एंड जोजोबा नीड्स मच लेस इरीगेशन देन राइस और शुगर केन। इनको इरीगेशन भी कम चाहिए होता है। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। और जो हमारा डाइवर्स क्लाइमेट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं और हम वाइड रेंज जो है वो लगा सकते हैं और हाई वैल्यू क्रॉप्स लगा सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर, कि हमारे पास सब टाइप का जो है क्लाइमेट अवेलेबल है। चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स विल मीन दैट इंडिया विल हैव टू इम्पोर्ट फूड। इसका मतलब ये भी है कि अगर हम हाई वैल्यू क्रॉप्स को अगर प्रायोरिटी देंगे तो हमें कई बार इंपोर्ट करना पड़ सकता है फूड को। ड्यूरिंग 1960 दिस वुड हैव बीन सीन एज अ डिजास्टर, और 1960 में देखा गया था। बट इफ़ इंडिया important cereals while exporting high value commodities, it will be following successful economies like Italy, Israel and Chile। तो अगर इंडिया जो है इंपोर्ट करेगी सीरियल्स को और एक्सपोर्ट करेगी हाई वैल्यू कमोडिटीज़ को, तो इससे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा और हम सक्सेसफुल हो पाएंगे इकोनॉमिकली, इटली, इसराइल और चिली की तरह। दीज कंट्री एक्सपोर्ट फ्राम प्रोडक्ट फ्रूट, ऑलिव्स, स्पेशलिटी सीड्स एंड वाइन एंड इम्पोर्ट सीरियल्स। तो सीरियल्स इंपोर्ट करती हैं और बाकी सब चीज़ एक्सपोर्ट करती हैं। आर वी रेडी टू टेक दैट रिस्क, डिबेट दैट इशू। क्या हमें ये रिस्क लेना चाहिए? तो आप इस इशू के ऊपर डिबेट कर सकते हैं अच्छे से। एंड हेयर आवर चैप्टर एग्रीकल्चर एंड्स। यहाँ पे हमारा 6th पार्ट में हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, और ये बहुत इन्फॉर्मेटिव चैप्टर था और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं आप, क्लास 10th का था। तो जो इसके क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइजेज हैं, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसको शेयर कर पाऊँ। और आज के जो हमारी वीडियो है इसके लिए हम इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलती हूँ मैं। और प्लीज़ मेक श्योर कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। येस, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बी सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।